अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। और जिन लोगों ने आज हमें न्यू ज्वाइन किया है उनको नहीं पता है कि इल्मी सिटी कैसे सेशन करता है, तो आप जाकर इल्मी सिटी को विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम एक बहुत ही खास मकसद से लाइव आए हैं। हमारा जो आज का मकसद है उसके लिए हमने खास गेस्ट को भी दावत दी है। जब तक हमें मजीद लोग ज्वाइन करेंगे मैं आपको बाद में टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगी। पहले मैं आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर आफिया मलिक मौजूद है जो कि प्रोफेशन से एक साइकेट्रिस्ट है और पिछले 10 साल से शोबे से मुंसलिक है। ये हमारे नफ्सियात हैं। आज आपको बहुत सारे अमराज के बारे में पता लगेगा और उनके सोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। तो पहले डॉक्टर साहब से थोड़ी चीज बातचीत करते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया इकरा मुझे इधर बुलाने का। जी, उम्मीद करते हैं कि आपका जो काम है वो भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर आपसे, मैंने तो लोगों को आपका जो तारुफ है करा दिया है, लेकिन आप अपने तारुफ में जो भी ऐड करना चाहती हैं, लोग कुछ डिटेल्स जानना चाहती हैं अपने काम से रिलेटेड, तो मैं चाहूंगी वो आप जरूर ऐड करें। जी जी बिल्कुल इकरा। बात यही है कि बहुत सारे लोग हमारे बारे में और हमारे जिन चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं उसके बारे में जानते ही नहीं है। पहले मैं आपको अपना बिल्कुल। बता दूं, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ डॉक्टर और उसके बाद मेरी जो है वो एफसीपीएस है। आई एम मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। और तकरीबन 10 साल से मैं शोबा नफ्सियात के साथ और ज़हनी अमराज और उनके हल के साथ मुंसलिक हूँ। अगर आप मेरी एक्सपर्टीज की बात करें तो मैं एडल्ट और चाइल्ड साइकाइट्री को डील करती हूँ। जितने भी जहनी अमराज हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी किस्म के भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मंशियात का इशू है, या जच्चगी के अच्छा। दरमियान या जो मैटरनल हेल्थ है उसके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको डील करती हूँ। तो ये बहुत सारा एक बहुत लंबा एक हमारी फील्ड का बहुत ज्यादा एरिया है जो कि हम लोग कवर करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अपना तारुफ कराया है, मैं लोगों को बताती चलूं कि आज हम डॉक्टर आफिया से बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल तो स्पेशली जो हमारे पास पेंडेमिक चल रहा है उस वजह से तो कुछ ज्यादा ज़हनी अमराज का शिकार हो गए हैं, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं होता कि हमें ज़हनी तौर पर कोई मसाइल हैं। तो आज हम सारे ज़हनी मसाइल जो हैं बात करेंगे, क्या-क्या हो सकते हैं, उनका क्या-क्या हल हो सकता है। तो जितने भी मुझे ऑडियंस से ज्वाइन किया मैं उनको बताती चलूँ कि अगर आपके कोई भी सवालात हैं, आपके ज़हन में कोई सवाल है ज़हनी मसाइल से मुतल्लिक और आपको उसके बारे में समझ नहीं है और आप पूछना चाहते हैं, तो आज हमारे पास बहुत खास डॉक्टर आफिया मौजूद है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं। तो आप प्लीज अपने जो सवालात है वो कमेंट्स में जरूर लीव कीजिएगा, अब इंशाल्लाह उसको भी ऐड करेंगे। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर आफिया हम इसको शुरू से इसकी इब्तदा करेंगे, लोगों को बताएंगे ज़हनी अमराज को। जाहिर जाहिर बात है पाकिस्तान में अभी वो स्कोप या अवेयरनेस नहीं है कि ज़हनी अमराज को लोग उस तरह डील नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोगों को बताएं कि ज़हनी अमराज होते क्या है और इसका कितनी ज्यादा अहमियत है हमारी जिंदगी में कि हम इनको हल भी करें। अच्छा, इकरा आपने बहुत अच्छी बात की। एक्चुअली होता यह है कि हमारे यहाँ जिन जो के आपके जिस्मानी मसाइल हैं वो तो सबको नजर आ जाते हैं। आपके बाजू में दर्द है, आपको कोई कट लग गया है, उसमें से खून निकल रहा है, या आपको अपेंडिक्स का मसला हो गया है, उसके अंदर भी जो है वो आपको नजर आ रहा है और आपको पता है कि जी मुझे इसका सोल्यूशन करना ही करना है। लेकिन जो हमारे जहनी मसाइल हैं, ना तो उनको समझा जाता है एज अ प्रॉब्लम और ना ही उनका हल किया जाता है। अब जैसे मैंने जिन चीजों के नाम आपके सामने लिए, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये बिल्कुल। हमारी जिंदगियों में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इन चीजों को जनरेट करते हैं। और आपको बिल्कुल। पता है कि अगर आपका माइंड ठीक है, अगर आपका ब्रेन ठीक है, तो आपकी जैसे ब्रेन हर चीज को कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी बॉडी को, तो वो अगर वो ठीक काम करेगा तो आपके बाकी हिस्से भी ठीक से काम करेंगे। तो ये वो बिल्कुल। चीजें हैं जिनको आपको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये हो क्यों जाते हैं? अब अगर इसके हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो कि हमें ज़हनी अमराज की तरफ ले जाती हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं बिल्कुल आपके इनिशियल फेज से कि ये होता कैसे है, समटाइम्स ऐसा होता है बिल्कुल। कि आपके जीन्स के अंदर जेनेटिक्स रोल है, यानी कि अगर आपकी हम्म। फैमिली में किसी और को भी है, आपके वालिदैन में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप वल्नरेबल हैं, आप सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स दीज मेंटल इलनेसेस। ये तो बिल्कुल एक बहुत डॉक्टर बड़ा एक आफिया, फैक्ट है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बहुत सारे सवालात आने शुरू हो गए हैं। लोग मुझे आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मैम से हमारे सवाल पूछ दें। तो मतलब कि जी बहुत सारे लोग मुझे इस बात पे इंसिस्ट करें कि मैं पहले सवाल ले लूं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर आफिया जैसी अपनी बात खत्म करेंगी मैं आपके सवाल ऐड कर दूंगी।
क्योंकि उनको बहुत सारे, ये अक्सर लोग ऐसे हैं कि वो पैनिक करने लग जाते हैं कि हम आपके जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अपने सवाल लीव कर दें। हम डॉक्टर आफिया से सारे सवाल करवाएंगे। जैसे जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करेंगी, आपके सारे सवाल के जवाब मैं दूंगी। आप बस कमेंट्स पे लीव कर दें। तो जी डॉक्टर आफिया, अब अपनी बात शुरू कर दें। हाँ जी इकरा, और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जिनके क्वेश्चन के आंसर्स रह भी जाएंगे मैं बाद में भी सेशन ऑफ होने के बाद भी बिल्कुल। उनको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, बिल्कुल। मैं बात करी थी कि ये हो क्यों जाते हैं। एक तो बात होगी जेनेटिक्स की। सेकंड नंबर पे आ गया कि हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है, डिफरेंट केमिकल्स हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे मादे हैं जिनको हम सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, और ये थोड़ा सा साइंटिफिक है लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि आप जल्दी समझ बिल्कुल। जाएंगे इसके बारे में। उनका ऊपर नीचे हो जाना, उनके बैलेंस का खराब हो जाना, इन सारे जो ज़हनी अमराज हैं उनको जन्म देता है। उसके अलावा बिल्कुल। कोई आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, जैसे खुदा ना खास्ता किसी की हेड इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो ना सिर्फ आपके ब्रेन में जिस्मानी प्रॉब्लम करता है, वो ज़हनी तौर पे भी आपके जो सिम्टम्स हैं माइंड के या बिहेवियर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जनरेट करता है। उसके अलावा बिल्कुल। बर्थ के दौरान जो प्रॉब्लम्स आ गए, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी उस वक्त डिस्कस किया कि बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेरीनेटल जितना भी आपका वो है, हामला औरत का, उसके पैदाइश में बच्चे का, और उसके फौरन बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज़हनी अमराज को जन्म देती हैं। उसके अलावा बिल्कुल। आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा नागहानी इवेंट, जैसे खुदा ना खास्ता आजकल ये बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि सेक्सुअल अब्यूज का एक बहुत बिल्कुल। बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ बच्चियों को, लोगों को देखना पड़ता है। तो वो अगर ऐसी कोई चीज है वो भी आपकी जिंदगी के साथ रिटेन करता है और आपको किसी ना किसी जहनी बीमारी में लेके जा सकता है। उसके अलावा हमारे सोशल बिल्कुल। प्रॉब्लम, जैसे आजकल के हालात हैं, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, वो तो बहुत लंबा एक टॉपिक है। उसके बिल्कुल। अलावा जैसे देखें, आप अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप इंडिपेंडेंटली चीजों को हैंडल कर रहे हैं, पार्टनर नहीं है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको मेंटल इलनेस की तरफ लैंड करती हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयां हो सकती हैं, जैसे कोई दवाइयां हैं उनका साइड इफेक्ट है जो कि आपको ब्रेन में आपके हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर रहा है। आपके कोई ऐसा कोई आप नशा आवर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी बिल्कुल। मंशियात हैं ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को जाके इफेक्ट बिल्कुल करती हैं। ठीक है। तो ये मैंने ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको समराइज हम्म। करके बता सकूं कि ये होते क्यों है। बिल्कुल। जी डॉक्टर आफिया, मैं चाहूंगी कि हम पहले ऑडियंस के सवाल ले लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पांस आ रहा है। तो मैं चाह रही हूँ ऑडियंस को ये मायूसी ना हो और वो ये ना सोचे कि हमने उनके सवालात के जवाब नहीं दिए। तो मैं चाहूंगी पहले हम ऑडियंस के सवाल ऐड कर लें और फिर अपने सवालों की तरफ जाएं। सिद्रा बतूल जी कह रही है कि डॉक्टर मैम, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, आई हैव बीन वेटिंग टू टॉक टू यू फॉर अ डे। बहुत शुक्रिया सिद्रा। डॉक्टर आफिया आपका एक दिन से आपके सेशन का इंतजार करी थी। मैम काइंडली सजेस्ट मी सम टिप्स टू मैनेज माय स्ट्रेस लेवल टू मेंटेन माय टाइम टेबल, कि मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल ना कर सिचुएशन को रोना रहूं। काइंडली मेरा फर्स्ट कमेंट है, प्लीज इल्मी सिटी मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो जी सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना क्वेश्चन ऐड किया है। तो इनको स्ट्रेस लेवल जो है उनका मेंटेन नहीं होता, इसकी वजह से वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती। मैं चाहूंगी आप इनको जवाब दे दे सिद्रा को। ओके। सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने एक दिन वेट किया है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको सेटिस्फाई कर सकूं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, पहली बात आ गई स्ट्रेस कैसे मैनेज होनी है, और दूसरी बात आ गई टाइम टेबल कैसे मैनेज होना है। स्ट्रेस बिल्कुल। मैनेज तब होगी जब टाइम टेबल मैनेज होगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो पूरा टाइम है, 24 घंटे हैं, उसको आपको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। अब ये स्ट्रेस, अब ये जो मैं क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, ये सबके लिए एज अ होल जर्नल बता रही हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं। देखें, स्ट्रेस हर बंदे को होती है, और ये स्ट्रेस के डिफरेंट लेवल्स हैं। एक है जो कि मॉडरेट टाइप का स्ट्रेस है, और एक है जो कि सवेयर टाइप का स्ट्रेस है। मॉडरेट टाइप का स्ट्रेस वो है कि आपका एग्जाम आया और आपको उससे महीना पहले या हफ्ता पहले आपको एक टेंशन क्रिएट हो गई कि जी मुझे पढ़ना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, और आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये टेंशन ही नहीं होगी, आपको इसकी परेशानी ही नहीं होगी कि मैंने पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? आप पढ़ ही नहीं सकेंगे। ये एक मॉडरेट टाइप का स्ट्रेस है। अच्छा, अब इसमें हम चले जाते हैं सवेयर फॉर्म में। सवेयर फॉर्म में क्या है कि जी आपके हाथ पैर फूलना शुरू हो गए हैं, आपको पसीना आने लग गया है, आप हर वक्त सिर्फ इसी सोच में मुब्तला हो गए हैं कि मैं करूंगा कैसे, और इस वजह से बिल्कुल। आपका अपना जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी डिक्रीज होगी। हमें उस ठीक लेवल है से सर। बचना है। तो पहले तो आपको अपने दिमाग को ये पॉजिटिव करना है कि जी एक लेवल की स्ट्रेस मेरे लिए अच्छी है, मैंने वो लेनी ही लेनी है, और मैंने उसके लिए अपना जो मेरा आगे एग्जाम आ रहा है या मेरे आगे जिंदगी का जो एम है उसको मैंने पूरा करने के लिए वो जरूरी है। अच्छा, अब आगे के उस स्ट्रेस को हमने रोकना कैसे है, जो कि हमें हमारे काम से रोके।
सबसे पहले आपने अपना टाइम टेबल, जैसे आपने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में हर चीज को एक सेगमेंट्स में डिवाइड करके दिया और हमें एक नेचुरल टाइम टेबल बना के दिया। दिन अपने वक्त पे बिल्कुल आता सही। है, रात अपने वक्त पे होती है। अब जब आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, आपने हर चीज को डिवाइड कर लेना है। जैसे आपने पहली बात, बिल्कुल। हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में हमारे अपने लिए टाइम होना चाहिए, हमारी जिंदगी में जो हमारा फ्यूचर है उससे रिलेटेड जो हमारे एम्स हैं उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई सद्दिमाग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उस उसके अलावा हमने खाना पीना भी है, और हमें ये भी देखना है कि हमने क्या चीज लेनी है क्या नहीं, और हमारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो कैसी हो। अच्छा, अब हम इसमें शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, आप सुबह सो के उठे तो आपने सोचा कि अच्छा अब मुझे एक्टिव होना है इस वक्त, तो मैं क्या करूं। आपने थोड़ी देर जो है वो हाफ एन आवर वॉक कर ली, या आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बिकॉज दैट इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर सेल्फ। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक्टिविटी हो गई आपकी, उसके बाद आपने नाश्ता किया, आपने आराम से जो है वो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर स्पेंड किया। अब वो टाइम आ जाता है कि बिल्कुल। अब आपने या तो पढ़ना है, ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ना है, या फिर आप अगर कोई जॉब करते हैं तो आपने वो जॉब के ऊपर जाना है। तो आपने जी। एक डिवाइड कर लिया टाइम। अभी आजकल तो कोरोना की वजह से हम लोग हाउस बाउंड हैं, तो घर पे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन काम करेंगे, जो हाउस वाइफ है वो अपने काम करेंगी। लेकिन इस सारे स्केड्यूल के अंदर से दोपहर का खाना आपने खाना है और सारा कुछ करना है, लेकिन उसमें आपने 2 घंटे, ये याद रखना है, आपने 2 घंटे या 1 घंटा आपने अपने लिए निकालना है। वो 1 घंटा क्या ठीक है, है। जो कि आपकी अपनी जिंदगी को डिफाइन करता है, और इसमें आपने वो काम करना है जो कि आपको दिल से पसंद है। वो रीडिंग हो सकती है, वो किसी किस्म की स्केचिंग हो सकती है, वो किसी किस्म की पेंटिंग हो सकती है, जिस चीज का आपको शौक है। अब ये जो आप 1 घंटा गुजार रहे हैं, दिस इज योर क्वालिटी टाइम। ये आपको बूस्ट करके रखेगा, ये आपको स्ट्रेस में नहीं जाने देगा, ये आपको किसी मेंटल इलनेस की तरफ नहीं लेके जाएगा, और अगर आपके जहन में कोई ऐसे थॉट्स हैं जो डिप्रेसिंग हैं, ये उनको भी कम करेगा। अच्छा, अब उसके बाद आ गई आपकी एम की बात। अब आपको डिफाइन करना है कि आपको अपनी स्टडी कितने आवर्स रखनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जी। आपको पता होना चाहिए 24 घंटे में से 6 घंटे मैंने सोना है। उसके अलावा जो मेरे पास घंटे बचेंगे उसमें मैंने खाना पीना भी है, और मेरे पास कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ने के जरूर होने चाहिए। वो जरूर निकालें, अपना टाइम डिफाइन करें, और एक अपने छोटे से पेपर के ऊपर ये सारा टाइम टेबल बना के रख लें। अच्छा, जी। उसके अलावा एक 1 आवर आपने वो रखना है जो कि आपका टाइम वेस्ट करने का हो। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टाइम वेस्ट करने का शौक होता है, ठीक है। अब वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी देर हम सोच लें, अच्छा हम थोड़ी देर बैठ जाएं। वो जो 1 घंटा जी। स्पेसिफिक है, वो आपने उसको नाम दे देना है कि मैं ये टाइम वेस्ट करने के लिए बैठा हुआ। इससे आपका जो दिमाग है उसको ये मैसेज जाएगा कि जो मेरी एक इटर्नल ख्वाहिश है वो भी पूरी हो रही है, कि मैं अपना टाइम जो है जी। उसको, जरूरी नहीं है कि मैं टाइम टेबल में रख रहा हूँ, अब इस टाइम में मैं जो मर्जी भी करूँ, लेकिन आपने पहले अपनी चीजों को इतने अच्छे से डिवाइड कर लिया है कि ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंडली, आप जो डाइट लें आप वो हेल्दी डाइट, ये आपको स्ट्रेस से भी बचाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करेगी, और जो हमारे आजकल के जो कोरोना का जो इशू बना हुआ है आजकल, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। वो तमाम वाइटामिन, जैसे वाइटामिन सी है, वाइटामिन ए है, वाइटामिन डी है, ये सारी ठीक वो है। वाइटामिन है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। तो आई थिंक एक मैंने आपको पैटर्न बता दिया। इसके अलावा अगर आपसे फिर भी चीजें मैनेज नहीं हो रही, तो ये देखें कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम टू अ साइकियाट्रिस्ट, जो कि आपको प्रॉपरली और पर्सनली गाइड करे कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अगर हम साइकोलॉजिकल जाएं तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें एक्सरसाइजिंग टेक्निक्स हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स आपको हेल्प आउट करती हैं स्ट्रेस से निकलने में। जी। तो जितने भी लोगों ने हमें न्यू ज्वाइन किया है मैं उनको बताती चलूं कि आज हम जितने भी मेंटल इश्यूज होते हैं, दिमागी अमराज होते हैं, उनके बारे में बात करें। तो अगर आपके भी सवाल है तो आप ऐड कर सकते हैं। जी डॉक्टर आफिया, मैं यहाँ पर दो सवाल जो कि मेरे ख्याल से काफी रिलेट करते हैं, मैं उन दोनों को ही मेंशन कर दूं, क्योंकि ताहिरा सादिक पूछती हैं कि उन्हें नींद का इशू, उन्हें नींद नहीं आती है, और साथ ही साथ यहाँ पर इकरा सुफियान है जो कह रही है इंसोमिया का भी बता दें, कि मेरे ख्याल से दोनों नींद का इंसोमिया से काफी ताल्लुक है ना आने को। तो मैं चाहूंगी आप दोनों को जवाब दे दें। इकरा और ताहिरा दोनों नींद से रिलेटेड इशू पूछ रही हैं। अच्छा, इकरा और सादिया, आप पूछें ताहिरा। इसका। ताहिरा। ताहिरा। ओके। ताहिरा सादिक। ओके। जी जी, इंसोम्निया और नींद का ना आना, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। इंसोम्निया थोड़ा सा टेक्निकल आप कह सकते हैं, या इंग्लिश में हम इसे बोल देते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल। पहले हम इसकी कॉज की तरफ जाते हैं कि ये होता क्यों है। दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपको वाकई ही में कोई मेंटल इलनेस है, जिसका एक वन ऑफ द जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है
या जो एक सिम्टम है वो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि जी आपको इस वक्त कोई ऑनगोइंग स्ट्रेस है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, अगर तो हम इसको सिंपल एज इंडिपेंडेंट स्लीप का इशू ले लें, तो इसके अंदर आपको दो तरीकों का इलाज मैं बता सकती हूँ। एक तो ये है कि आपको साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है उसमें कुछ स्लीप हाइजीन के असूल हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। वो अगर आप यूज करेंगी तो काफी हद जी तक आपकी जो नींद है वो बेहतर हो जाएगी। पहली जी बात, अगेन मैं वही बात करूंगी, नींद का टाइम टेबल। अगर आप रात को 9 बजे सोते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली आप 9 बजे सो जाएं, जो आपका टाइम है वो एक ही होना चाहिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे सोएं, 9 बजे सोते हैं 9 बजे सोएं। एक और चीज, अगर आप जैसे आप बेड पे गए हैं तो वो जो आपकी सोने की जगह है वो सिर्फ सोने की ही होनी चाहिए। जैसे लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह है और वहां जाके आप सिर्फ पढ़ते हैं, तो आपने अपने बिस्तर पर जाने के बाद कोई और काम नहीं करना, आपने कोई किताब नहीं पढ़नी, आपने मोबाइल नहीं पकड़ना। उस वक्त आपने सिर्फ अपने इस सोच के साथ जाना है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे सोना है। उसके अलावा जी अगर आपके कोई किसी किस्म के अनफिनिश्ड बिजनेस है, जैसे अगर आपका कोई काम रह गया और आपको बार बार उस चीज की थॉट आ रही है, आप बिस्तर पे लेट गए, मैंने फला असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की, मुझे उसको काम को करना था, सुबह मेरी डेडलाइन है, या तो आप कोशिश करें कि आप बिस्तर से उठ जाएं और वो काम पहले कंप्लीट कर लें। अगर नहीं तो फिर आपने अपना गोल बनाया हो कि ये जी ये काम मैंने कल करना है, आपके जहन में कोई थॉट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बिस्तर पर जाते हैं और उसके बाद आपको जो है वो सोचों ने घेरा हुआ है, आप बिस्तर से उठें और अपने आप को एक सेल्फ मैसेज दें कि मैं मेरे पास मजीद 5 मिनट है जिसमें मुझे जितना सोचना है वो मैं सोचूंगा। कुर्सी पे बैठ जाएं और आराम से जितनी देर सोचना चाहते हैं उसको सोचें। और उसके बाद जब आप ठीक उठें है। तो आपने ये फैसला कर लेना है कि अब मैं बिस्तर पर जाके ये नहीं सोचूंगा, और फिर जाके लेट जाएं जी और कोशिश करें कि सो जाएं। इसके अलावा किसी किस्म के कोई स्टिमुलेंट्स जैसे कोला ड्रिंक्स हैं, कैफीन रिलेटेड चीजें हैं, चाय है, कॉफी है, इन सबको आपने 6 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करना। इवन सिगरेट, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव रखती हैं और आपके ब्रेन को सोने नहीं देती। इसके ठीक है। अलावा आप कोई भी ऐसी, जैसे कोई नींद इंड्यूसिंग जो चीज है, कोई कई लोग कैवा यूज कर लेते हैं, हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है, कई लोगों को दूध से नींद आ जाती है। हम्म, अगर कोई ऐसी चीज है तो वो आप जरूर रखें और उससे पहले यूज करें। उसके अलावा सोने से पहले कोशिश करें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें। उससे क्या होता है, आपकी ठीक बॉडी है। बॉडी थक जाती है और आप जल्दी सो जाते हैं। जैसे आपने वॉक कर ली 45 मिनट, या आपने एक्सरसाइज कर ली, या घर का कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें आप प्रॉपर तरीके से मशगूल हैं। उसके अलावा जो आपकी इन्वायरमेंट है सोने की, वो बहुत कूल एंड काम होनी चाहिए। कई लोग बहुत तेज लाइट में सोते हैं, कई बिल्कुल डार्क लाइट में सोते हैं, वो आपके हम्म, मुताबिक होनी चाहिए। आपका पिलो जो है, तकिया जो है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, अब तो ये बिस्तर के बारे में हो गया कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या करके हमने सोना है। अब आप सोने के लिए फिर भी लेट गए हैं ये सब कुछ करके और नींद नहीं आ रही, अब आपने सोचना शुरू करनी है वो बात जो कि आपके लिए इंतहाई बोरिंग हो। जैसे 100 से उल्टी गिनती गिनना। और आई कैन अश्योर यू कि आप अभी मेरा ख्याल है कि 80 तक पहुंचेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो वो आपने उसको उल्टा जी गिनना है, वो आप कर लें। आप किसी चीज का विर्द कर लें, आप कोई और ऐसा काम कर लें जो कि आपके लिए अटेंशन सीकिंग ना हो, और उसको करते करते आपको नींद आ जाएगी। मजीद ये कि अगर इन टेक्निक्स के साथ भी आपको नींद ना आए तो गो टू अ साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट से बात करें, माहिर अमराज जो ये ज़हनी अमराज के जो है माहिर, इन लोगों से मिलें। ये आपको कुछ ऐसी अद्वियात दे सकते हैं जो कि आपको नींद लेके आ सकती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी, जो कि स्पेशलिस्ट बिल्कुल। लोग नहीं नहीं हैं, उनके कहने पे नींद की दवाइयां इस्तेमाल ना करें। ये एडिक्टिव पोटेंशियल की होती हैं, आपको बिल्कुल। एक तरह का नशा होती हैं कि ये आपको इनकी अमाउंट बढ़ानी पड़ती है विद टाइम। तो जब तक आपके पास किसी भी मुआलिज का मशवरा ना हो, किसी भी स्पेशलिस्ट का या साइकाइट्रिस्ट का मशवरा ना हो, आप उन दवाइयों को ना लें। और वो भी जब आपको देंगे तो आपको एक टेपर ऑफ प्लान के साथ देंगे कि एक टाइम में वो खत्म हो जाएंगे और फिर आप अपनी नींद सोएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने खुद से वो नींद की दवाइयां नहीं ली। जी जी डॉक्टर आसिया, आपने बहुत ही अच्छे टिप्स ऐड किए हैं। मैं चाहूंगी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं और मेरी ऑडियंस बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछना चाह रही है, तो मैं उन्हीं के सवाल अभी भी ऐड कर रही हूँ। बिलाल साहब पूछ रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। उनको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, वो उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? ओके, अच्छा, ओवर थिंकिंग जो है ना, ये एक बड़ा ही जर्नलाइज्ड किस्म की टर्म है। इसको पहली बिल्कुल। बात तो ये कि आपको इसको एवेलुएट करना पड़ता है प्रॉपर, कि आप जो ये ओवर थिंकिंग कह रहे हैं ये किस किस्म की है। अगर तो ये किसी एक खास टॉपिक के बारे में है, एक ही चीज के बारे में आपको तंग करती है, तो हम इसके अंदर एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स आती हैं, एक ही बारे में थॉट्स आती हैं,
किसी एक खास कंटेंट के बारे में हो सकती हैं, जैसे क्लीनलीनेस के बारे में हो सकती हैं, किसी रिलीजियस थॉट्स हो हम्म। सकती हैं। और उसके अलावा उनके अंदर एक और भी टेंडेंसी होती है कि उन्हें एक ही काम बार बार करना पड़ता है और तसल्ली नहीं होती, जैसे बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, जरासीम के बार बार ख्याल आते हैं। उसके अलावा कोई और भी ऐसा काम हो सकता है जो उन्हें बार बार करना पड़ता हो। अगर तो इस तरह के कोई सिम्टम्स मौजूद हैं, तो आपको मैं ये कहूंगी कि जल्द अज जल्द साइकियाट्रिस्ट को मिले, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड डिसऑर्डर है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो कि साइकोथेरेपी और मेडिसिन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब हम जनरल टर्म की तरफ आ जाते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, इसकी कॉज क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी कॉज क्या है। या तो आपके पास बहुत टाइम है कि आप हर वक्त चीज को जो है वो ओवर थिंक कर सकें। सेकेंडली इंपॉर्टेंट ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप थिंक ज्यादा करें। अब आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको रोकना कैसे है। रोकना ऐसे है कि आपने पहले तो अपने आप को, अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है कि मैं इस चीज के ऊपर सिर्फ इतने वक्त पे सोचूंगा, इतना काम करूंगा, और उसके बाद मैंने एक दफा डिसाइड कर लिया अब मैं ये चीज नहीं करूंगा। कोशिश करें, कुछ आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जिस जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो, या जो कि आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको भूल जाएगा कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। कई दफा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई माइल्ड या मॉडरेट टाइप की एंजाइटी या डिप्रेशन चल रहा हो, उसके अंदर भी इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है। तो पहले तो नॉर्मली अपने आप से कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर तो आपकी ये टाइम टेबल टिप्स के साथ और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो चीजें मैंने बताई उनके साथ और डिस्ट्रैक्शन का जो तरीका मैं कह रही हूँ उसके साथ अगर जो कंट्रोल हो जाता है तो अच्छी बात है। वरना फिर आप कोशिश करें कि आप स्पेशलाइज्ड साइकियाट्रिस्ट को मिलें। जी, यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ इकरा सुफियान का। वो कह रही हैं कि हमें पैनिक अटैक्स के बारे में भी थोड़ा बताएं। ओके। अच्छा, अब ये पैनिक अटैक्स जो है ये मैं स्टार्ट करूंगी एंजाइटी के साथ। एंजाइटी क्या ठीक है? है। अच्छा, आपकी जो एक्सेसिव वरी है, ठीक है, उसको हम एंजाइटी बोल देते हैं। जैसे बेचैनी, घबराहट है, इसके बहुत जी। सारे और भी सिम्टम हैं। ये एक तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका दिमाग में जो सिम्टम आता है वो क्या है? वो है जी आपको हर वक्त कोई एक अजीब सी टेंशन या परेशानी रहती है, ठीक है। लेकिन इसके बॉडीली सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। आपको फील भी नहीं होता कि ये आपका एक साइकाइट्रिक मसला चल रहा है या मेंटल इलनेस चल रही है, और आप कहते हैं जी नहीं, मुझे बॉडी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसके अंदर मुंह खुश्क हो जाता है, हर वक्त आपको महसूस होता है आपका जिस्म कांप रहा है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपको ठंडे पसीने लगते हैं, आने लगते हैं। उसके अलावा आपको ऐसे लगता है जैसे मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उसके अलावा आपको पेट में हर वक्त मरोड़ रहना, क्रैम्प्स पड़ना, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का रहना, कब्ज है, पखाने लगे रहना, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइटी से जनरेट हो सकते हैं। जब ये मसला होता है, इसके साथ दिल की धड़कन का भी तेज हो जाना आ सकता है। जब एंजाइटी का एक खास लेवल अचीव होता है और जो है वो बहुत ज्यादा या कोई स्ट्रेस आता है और एक खास लेवल तक जो है वो एंजाइटी बढ़ जाती है, तो उस वक्त पैनिक अटैक्स भी साथ आ जाते हैं कई लोगों के अंदर। अब उसमें क्या होता है? उसमें ये है कि ये एक बिल्कुल कुछ छोटे से स्पैन के लिए आपको ऐसा महसूस होता है जब आप एक इंटेंस फियर के अंदर चले जाते हैं। दिल की धड़कन ठीक है। बहुत ज्यादा तेज हो जाती है कि यू कैन फील इट योर सेल्फ कि मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। उसके साथ क्या होता है? आप उस वक्त आपको ऐसे महसूस होता है कि अभी यहाँ तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। बेचैनी, घबराहट बहुत इंटेंस हो जाती है। लेकिन ये फीलिंग जो है ना, ये कई दफा किसी खास चीज के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे किसी स्ट्रेस के साथ, और कभी ये खुद ब खुद आती है। और ये फिर खुद ब खुद ही पहले एक पीक पे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाता है। इंसान जो है वो बाहर की तरफ भागता है, बंद कमरे में आपसे बैठा नहीं जाता। तो ये एक पैनिक अटैक का जो है वो सिम्टम है। इसके साथ ही मैं आपको फोबियाज के बारे में भी बता देती हूँ, वो भी इसी स्पेक्ट्रम में आते हैं। आपको किसी भी किस्म ठीक का है। फोबिया जो है वो आप हो सकता है, जैसे कि बंद कमरों में बैठने का, लिफ्ट में ना सफर कर पाने का, हाइट्स के ऊपर जाने का। तो ये भी एंजाइटी से और इसी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। तो ये हो गया पैनिक जी। अटैक। जी डॉक्टर आफिया, राना मुआज पूछ रहे हैं कि अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, मतलब कि कंसल्टेशन के लिए, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप वो भी बता दीजिए। जी जी, राना साहब, मैं प्रैक्टिस करती हूँ लाहौर के अंदर साइक इंटेलेक्ट में। ये है 13B एबिक ब्लॉक है, मॉडल टाउन, सॉरी गार्डन टाउन में। और उसके अलावा आपको फोन नंबर बता देती हूँ जहाँ से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, टाइम ले जी सकते बिल्कुल। हैं। 0332 844 0242। अगर इस पे ना हो पाए तो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप किसी भी टाइम मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, 0310
1454900। जी। तो राना मुआज, आपने उम्मीद करती हूँ नंबर नोट कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया तो ये बाद में हम इसको पोस्ट भी कर देते हैं यूनिवर्सिटी पर, तो आप जाकर वीडियो को रिवाइंड करके ये नंबर दोबारा ले सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर परी अवैस कह रही है कि उनकी बेटी को कोई दिमागी इशू है, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो मैं चाहूंगी कि परी अवैस, आपका जो भी इशू है आप प्लीज इसको कमेंट में मेंशन कर दें कि क्या पर्टिकुलर इशू है, ताकि मैं उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जिया अफरीदी का क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि हाय, आई एम फ्रॉम इटली। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जैसे कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, ऐसे इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? अच्छा, अब कुछ हमारी ये जो मेंटल इलनेसेस हैं, इनके अंदर कुछ जो सिम्टम्स हैं वो बड़े ही नॉन स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जैसे एंगर, बिल्कुल। जैसे लो मूड, जैसे जिस्म के अंदर बहुत सारी दर्दें। अब जब इनसे डिटेल इंटरव्यू किया जाएगा तब हमें अंदाजा होगा कि इनके एंगर के इश्यूज क्या बन रहे हैं। जैसे इरिटेबल मूड, ये डिप्रेशन में भी हो सकता है, आपका एंजाइटी में भी आ सकता बिल्कुल। है। तो गुस्सा जो है ना, अगर तो एग्रेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक वो जो कि आपको लगता हो कि ये जायज है, ये किसी कॉज की वजह से है, और कई दफा ये जो बिल्कुल। एंगर होता है ये नाजायज होता है और बगैर किसी वजह के हो सकता है। अगर तो ये आपको लगता है कि किसी खास वजह की वजह से आ रहा है लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसके बिहाइंड वो वाले डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम अपनी जुबान में न्यूरोसिस बोलते हैं। इसके अंदर डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है, और बाकी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं वो हैं। अगर आपको लगता है कि ये एंगर जो है वो बिल्कुल नाजायज है, ऑब्वियसली ये आपके केस में नहीं होगा क्योंकि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे बाकी घर वाले कह रहे हैं कि ये जो खामखा गुस्सा कर रहा है, इसकी कोई हम्म। रीजन नहीं बन रही और ये हर वक्त हमें गुस्से में नजर आता है, हमारे पे शक शुबा कर रहा है, तो वो कुछ हमारे साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं या हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिन्हें हमें रूल आउट करना पड़ता है। ओके, अगर आप जी। जर्नलाइज मुझसे पूछें कि एंगर का आपको क्या ट्रीटमेंट है या एंगर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, तो कुछ छोटी छोटी बिल्कुल। आपको टिप्स बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको पता पता चल रहा है कि मेरे अंदर इतना अनकंट्रोलेबल गुस्सा हो रहा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन करनी है। डिस्ट्रैक्ट आप कैसे कर ठीक सकते है। हैं कि आप या तो वो जगह छोड़ दें, वहां से उठ जाएं, सो दैट कि आपकी वो ठीक है। आर्ग्यू ना हो पाए, या आप किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जो कि आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग हो, या फिर आपका कोई जी। शौक हो, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक और टिप है जो कि मेरे अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपने अपने आप से एक वादा ये करना है कि मैंने किसी भी चीज का इजहार या किसी भी किस्म का गुस्सा थोड़ा सा डिले करके करना है। आपने कम से कम भी ठीक है। 2 से 3 मिनट का डिले ले लेना है। अब जब एक ठीक बंदा है आपसे जी। बात कर रहा है और आप 2 से 3 मिनट में आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका जो पहले इमोशंस जो अनकॉन्शियस माइंड से ऊपर आ रहे थे और आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि आपने बिहेव कैसे करना है और आप अग्रेसिव बिहेव कर रहे थे, वो नहीं होगा। उन 2 से 3 मिनटों में आपका जो कॉन्शियस है वो ऊपर आ जाएगा और आपको एक हद में रहने का अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा, अब मैं अगर ये बात बोलूंगी तो ये बहुत ऊंची है, मैं बहुत ऊंची आवाज में नहीं बात करूंगी। देखिए, आवाज ऐसी ऊंची होगी, आप एग्रेशन, आप रूडनेस में चले जाओ। वही बात अगर आप आहिस्ता और आराम से करोगे तो अगला बंदा आपको सुन भी लेगा और आपका गुस्सा भी जो है वो उस तरीके से नहीं होगा कि आप आपसे बर्दाश्त ना हो पाए या लोगों से बर्दाश्त ना हो पाए। तो एक तो हो गया डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, डिलेइंग टेक्निक। उसके अलावा आप कोई विर्ड कर सकते हो, कोई अच्छी चीज खा सकते हो, ये सब डिस्ट्रैक्शन में आता है। तो इनको अप्लाई करने की कोशिश करो, और अगर स्टिल आप उस चीज से ना निकल सको तो फिर अपना डिटेल्ड असेसमेंट कराओ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंडरलाइंग एंजाइटी या डिप्रेशन चल रहा हो। जी। तो जितने भी न्यू लोगों ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि हम मेंटल हेल्थ पर बात करें, ज़हनी अमराज पर बात करें, साथ-साथ इस वक्त तो हम सिर्फ ऑडियंस के सवालात ले रहे हैं, उनको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐड कर सकूं डॉक्टर आफिया के साथ। यहाँ पर मोहम्मद राफे पूछ रहे हैं कि मेरे सर की बैक साइड में बहुत दर्द रहता है और कुछ दिनों से नेक में भी दर्द रहता है, तो क्या ये उन्होंने वैसे मेंशन नहीं किया, तो मैं उनका जो मतलब है वो यही होगा कि क्या ये किसी ज़हनी अमराज की वजह से तो नहीं है? ओके, मोहम्मद राफे, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के जरिए मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ नहीं निकलती, उन सिम्टम्स के साथ बिल्कुल। नहीं निकलती। आपकी जो स्ट्रेस है वो आपके जहन जहन में, या अगर आपकी जुबान पे नहीं आ पा रही तो वो आपके बॉडीली सिम्टम्स के साथ सामने आती हैं। डिप्रेशन जो है उसके सिम्टम्स में खाली सिर्फ और सिर्फ सैडनेस या ये चीज नहीं है कि आप उदास रहें, आप चुप रहें, आप इरिटेबल रहें, आप जो है आपको रोना आ रहा हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं।
उसमें ये भी होता है, जिनको हम सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं, आपको बॉडीली पेन शुरू हो जाते हैं, आपके मसल जो है जी वो अकड़े रहना शुरू हो जाते हैं आपके। जैसे आपने पर्टिकुलरली, मेरे जो पेशेंट्स जो मोस्टली आते हैं वो ये पर्टिकुलर ये कंप्लेन करते हैं जी, मेरे जो नेक के मसल्स हैं ये खिंचे हुए हैं बहुत ज्यादा, मेरे हम्म जो है वो गर्दन के पट्टे जो है वो मुझे कमजोर महसूस होते हैं। क्योंकि जब आपकी स्ट्रेस होती है तो आप इन जगहों को अनइंटेंशनली स्ट्रेस कर लेते हैं और इनको सख्त कर लेते हैं, जो कि आपका लोड जो है वो सारा इनके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपकी स्ट्रेस कंट्रोल होती है, आपका डिप्रेशन कंट्रोल होता है, तो आपके नेक रिलीफ भी होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, एंजाइटी के अंदर आपको पेट के सिम्टम्स भी आते हैं, इसी तरह जी डिप्रेशन के अंदर आपको बॉडीली सिम्टम्स भी आते हैं, कई दफा वेट लूज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो साथ साथ हैं, तो उसको जरूर चेक करें। अगर आपको आम ये छोटी जो बिल्कुल सिंपल दवाइयां हैं उनके साथ अगर आपकी ये नेक पेन्स नहीं जाते, तो डेफिनेटली आपको वैल्यूएशन की जरूरत है। आप साइकियाट्रिस्ट से बात करें और उनसे इसका हल लें। जी, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड किया। मैं चाहूंगी सारे लोग इसको बिल्कुल इस पर सोचें कि मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ साथ कनेक्टेड है, वो उसको इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पर वासिया नदीम पूछ रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती पूरी रात। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप लोगों को ये जो नींद से रिलेटेड इशू है, डॉक्टर आफिया ने बहुत अच्छे तरीके से पहले कवर कर दिया। तो आप प्लीज, हम जब इसको पोस्ट करेंगे आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। नींद से रिलेटेड सारे इशू कैसे रिजॉल्व करने हैं उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बता दिए हैं। तो यहाँ पे मैं राबिया का सवाल ऐड करती हूँ, उनका भी नींद से है कि नींद आती है हर वक्त, उसका कोई सोल्यूशन बता दें, और हर वक्त थकावट रहती है उनकी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनको नींद ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा, अगेन बहुत अच्छी बात है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाकई में पब्लिक के जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल नींद का ज्यादा आना, दिस इज ऑल्सो एटिपिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना कि बगैर, जैसे एमलेस सिचुएशन चल रही है वो आप कर रहे हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, या आप बोरियत में एक लाइफ अपनी गुजार रहे हैं। ये तो एक जनरल रीजन होगी कि जी ये चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा कई दफा ऐसा होता है कि जो हमारा डिप्रेशन है वो एटिपिकली इन सिम्टम्स के साथ प्रोजेक्ट करता है, जैसे नींद का बहुत ज्यादा आना, ठीक है, हर वक्त आपको लेजीनेस होना, थके थके रहना। और इसके साथ ये भी कि खाली सिर्फ नींद ज्यादा नहीं आती, समटाइम्स आपका जो ब्रेन है या आपकी बॉडी जो है वो लोगों को फेस करने से या स्ट्रेस को फेस करने से अपना एक डिफेंस ढूंढ रही होती है, और वो उस तरीके से आपको नींद की तरफ ले जाती है। ओके, जब आप नींद में हैं तो आप लोग किसी को फेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ compete नहीं कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं। तो दिस इज बिल्कुल अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर डिप्रेशन। तो बिल्कुल। इससे डिटेल में देखें, इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट देन जस्ट लेट इट नो टू एनी ऑफ द साइकियाट्रिस्ट। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, डॉक्टर आफिया आपने शुरू में बात की थी अल्कोहलिक चीजों की, कुछ लोग नशा और चीजों की तरफ चढ़ जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड औजारा नदीम का क्वेश्चन है कि मेरा भाई ड्रिंक करता है, अगर वो ना करे तो उसको नींद नहीं आती, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? ओके उजारा, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ये एक वास्ट फील्ड है, लाइक कि नशा अवर चीजों का इस्तेमाल और उससे उनको रोकना, और उसके जो विड्रॉल्स हैं, जैसे भी कोई भी चीज जो कि एडिक्टिव होती है उसके अंदर सबसे पहले चीज जो हमें ट्रीट करनी पड़ती है वो उसके विड्रॉल होते हैं। कि जैसे ही हम उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो इंसान की बॉडी के अंदर और जहन के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं। ये जितनी नशावर चीजें हैं ये जाके आपकी दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम डोपामीन बोलते हैं, ये उसको आगे पीछे कर देती ठीक है। है। जब ये उसको आगे पीछे करती हैं ये हमारे सेल्स को ऑक्युपाई कर लेती हैं, और जब आपको ये नहीं मिलती तो ये ऐसे ही है जैसे आपके ब्रेन का जो फ्यूल है वो कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो आपकी बॉडीली सिम्टम्स भी आते हैं। अच्छा, अब अगर वो ड्रिंक करते हैं और वो इस चीज के आदी हैं, तो उनको एक पूरे तरीके से देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, पूरा एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए उनकी ये हमें या तो कम करनी पड़ेगी या छुड़वानी पड़ेगी। कुछ दवाइयां हैं जो उन्हें साथ देनी पड़ेंगी जो कि उनको विड्रॉल से बचाएं, कि इनके जो छोड़ने से जो असरात आ रहे हैं उनको वो ओवरकम करें। सो दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड। अगर आप चाहती हैं तो आप साइकाइट्रिस्ट को मिले, उनका प्रॉपरली इलाज कराएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि पेशेंट का अपना मोटिवेटेड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको इस चीज की इंसाइट है, वो ये जानते हैं कि मुझे ये एक बुरा काम है और मुझे इसको छोड़ना है, या मुझे इसकी आदत या लत लग गई है मुझे उसको छुड़वाना है, तो सबसे पहले उनको इस आइडेंटिफिकेशन पे लेकर आना है ना। कई लोग तो जो लोग नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं वो उसको बुरा नहीं समझते। तो बिल्कुल पहले सही तो कह रही हमें हैं। उनको, जी उनको हमें पहले जो है ना उस लेवल पे लेकर आना पड़ेगा
कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी बॉडी के लिए नुकसान कर रही है और आपको इसे छोड़ना है। फर्स्ट लेवल इज दैट। और जब वो इस चीज पे आ जाए, देन वी हैव अ स्पेशलाइज्ड बिग प्रोफाइल या प्रोटोकॉल जिसके जरिए हमें उन्हें इस चीज से निकालना जी। यहाँ पर साथ ही मैं सफ़ीउल्लाह का सवाल ऐड कर दूँ, उनका भी सवाल नींद से ही रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूँ सफ़ीउल्लाह के नींद से रिलेटेड सारी जो डिटेल चीज़ें हैं वो हमने पहले कवर कर ली हैं, प्रॉपर्ली कवर किए हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब ये पोस्ट हो जाए या आप अभी भी रिवाइंड करके वो सारी बातें सुन सकते हैं डॉक्टर आफिया की। मैं चाहूँगी बाकी लोगों के जो बाकी मसाइल हैं वो ऐड कर सकें। तो सिद्रा कह रही है कि ये बातें भूल जाती हैं, तो भूल जाना इज़ अ मेंटल इश्यू, कि ब है। ओके, बातें याद नहीं रहती बातें, हैं? देखें, बातें भूल जाना फिर वही बात है कि ये भी एक जर्नल सिम्टम है। बातें भूल जाना जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते। हमारी बिल्कुल। मेमोरी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कुछ हमारी रिमोट मेमोरी है, कुछ हमारी ऐसे ऐसी मेमोरी है जो कि बिल्कुल कैजुअल, आप कह लें, अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि आपकी कैजुअल मेमोरी है। मेमोरी ने एक फिल्टर लगाया होता है, जैसे आपकी जहन में आप समझ लें एक फिल्टर है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहा होता है। अब ब्रेन को पता है या आपको पता है कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी मैंने अपने जहन में रखनी है और कौन सी निकालनी है। अब बिल्कुल ऐसे ही। आप हर चीज को अपने जहन के अंदर नहीं लेकर आ सकते। सो अगर तो आप कोई ऐसी चीजें जो आपके नजदीक इंपॉर्टेंट नहीं है और उनको आप भूल गए, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो ऐसे ही है कि आपके बिल्कुल। ब्रेन ने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। फिर सेकेंडली, अगर आपको लगता है नहीं मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरी जो मुझे भूल जाती हैं, ये अकॉर्डिंग टू, अगेन मैं कहूंगी कि ये आप इसको हम अपनी जुबान में, अगर ये चीज बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते या आपकी मेमोरी का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो हम इसे सूडो डिमेंशिया भी अपनी जुबान में बोलते हैं। लेकिन ये एज रिलेटेड भी है। बड़ी एज के अंदर अगर ये चीज आती है तो वो तो एक डेफिनेटली एक बीमारी है जो कि डिमेंशिया है। अगर ये यंग एज के अंदर ऐसा हो रहा है और ये बहुत ज्यादा है और इसके साथ मजीद सिम्टम्स भी हैं, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा ज्यादा आ हम्म। जाना, बॉडीली सिम्टम्स आना, तो फिर आपको ये एवेलुएट करना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई और मेंटल इलनेस इसके साथ चल रही है। बिल्कुल। तो साथ ही साथ मैं नाहिल का क्वेश्चन ऐड करूँ, वो कह रही कि मेरे 9 साल का बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा डर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है हर चीज़ों से, तूफ़ान से या ऐसी बातों से, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो बहुत डरा-डरा रहता है, तो इसका क्या हल हो सकता है डॉक्टर? अच्छा मनाहिल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली कोरोना से इस वक्त कौन नहीं डरा हुआ। वो तो बेचारा 9 साल का बच्चा है जो कि देखें, बच्चे जो है बिल्कुल। ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने लेकिन जितने भी डॉक्टर मेरे आफिया, मैं क्लाइंट्स आते आपको सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वो सिर्फ कोरोना से नहीं डरा है, वो कह रही वो हर छोटी बात से डर जाता है, इवन कि कोई तूफान वगैरह आ जाए तो उससे भी डरता है, कि वो हर छोटी-छोटी बात से डर जाता है। हैं, अच्छा अच्छा, राइट। अच्छा, हुँ। अब जो बच्चे हैं ना, वो ये मैं बता रही थी कि जो बच्चे हैं ना, वो बेसिकली आप उनको अगर ये बात कहते हैं ना कि बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ना एक अच्छी बात है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कोई तकरीबन 20 से 30% है। दिस इज जी। कॉल्ड कि आपने उसको एक वर्बल एडवाइस दिया है, ठीक है। अब आपकी हुँ। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आपके एक्सप्रेशन है और जो आप कर रहे हैं, उसका रोल तकरीबन 80% है। अगर आप एक बच्चे को ये कह रहे हैं कि बेटा नमाज पढ़ा करो, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने कहा क्या, वो देखेगा ये कि आपने किया क्या। अगर बिल्कुल। आपने 5 वक्त की नमाज खुद से पढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन भी करेगा। अब इसके अंदर बिल्कुल ये सही। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर मदर का डिटेल इंटरव्यू किया जाए कि 9 साल का बच्चा अगर छोटी छोटी बात पे डर रहा है, या तो उसको ऐसा ऐसा पहले स्टिमुलस दिया गया कि उसको पहले से, हुँ। जैसे हमारी हमारी मदर जितने भी आप कह लें कि यंग मॉमीज हैं या छोटे बच्चों को जो हैंडल करती हैं, वो सबसे पहले बात है कहती हैं बेटा सो जाओ भूत आ जाएगा। ओके। बिल्कुल। अब जब आपने उसके जहन में एक चीज क्रिएट कर दी है, भूत कैसा होता है जी, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो बहुत बड़ी सी एक चीज है और वो एक हैबतनाक चीज है, उसने अपने जहन में बिल्कुल। एक इमेज क्रिएट कर लिया। अब वो जो हुँ। इमेज है, वो जैसे जैसे आप उसका जितना ज्यादा आप बोलते जाएंगे, वो उतना ज्यादा रीइंफोर्स होता जाएगा। आप देखें, आपके बच्चे जो हैं, दे आर वेरी एक्टिव लिसनर्स। आप जो बात करते हैं वो आप चाहे उनको बता रहे हैं या नहीं बता रहे, उनको उस बात का अंदाजा होगा। अगर आप कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन सारी लेके देखें, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि जी ये बिल्कुल। ऐसे है, और आप जितनी उसमें इससे इतनी बात हो रही है, इसमें ये हो रही है। तो अगर आपके कमरे में आपका बच्चा बैठा हुआ है, तो इस चीज को जरूर सोचें कि आप उससे क्या बात कर रहे हैं, मतलब आपस में क्या बात कर रहे हैं और उसमें कितनी स्ट्रेस है। एक और बात, बिल्कुल। अगर कोई अगर फैमिली के अंदर या आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं,
आपके और आपके हस्बैंड के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, या आपके कोई और रिलेशनशिप इश्यूज हैं जो अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, इनका बहुत ज्यादा असर आपके बच्चे के ऊपर होता है, क्योंकि हम्म, एनवायरमेंट डायरेक्टली रिलेट होती है। हम्म, अगर उसको लगता है उसके सामने कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कि इंतहाई हार्श है, या उसके सामने कोई ऐसी चीज हुई है जो कि बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट कर गई है, उसके जहन पे रह गई है, तो वो इस तरीके से अपना स्ट्रेस निकालना शुरू कर देगा, अपना डर निकालना शुरू कर देगा, कि छोटी छोटी बात पे क्रैंकी हो जाएगा, रोने लग जाएगा, डरने लग जाएगा। या बिल्कुल। कई दफा ऐसा होता है कि अगर मॉम वर्किंग हो, जैसे कि अगर आप कहीं जाती हैं और वो आपके साथ अटैच है, आप जॉब करती हैं, तो वो समटाइम्स अगर आपको मिस करता है या आपके ना होने फील करता है, तो वो हरकत करेगा जिससे वो आपको पास बुला ले। उसमें उसका एंगर भी हो सकता है, उसके टेंट्रम्स भी हो सकते हैं, उसका ये डर का तरीका भी हो सकता है। तो देखिए इन सब चीजों में से कौन सी ऐसी कॉज है जो आपको लगती है, और अगर आप इसको हैंडल कर पाए तो इट्स गुड, लेकिन अगर नहीं तो जरूर साइकियाट्रिस्ट को मिले और उनसे प्रॉपर गाइडेंस लें। बिल्कुल। तो आपने हर चीज़ को डॉक्टर आफिया, मैं जितनी आपको ही तारीफ़ करूँ कम है कि आपसे जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसका इतना डिटेल्ड आंसर कर रही हैं कि आई डोंट मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी बंदे के ज़हन में कोई ऐसा सवाल रह जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप प्लीज़ आपसे आप कमेंट में दोबारा भी पूछ सकते हैं। ऐसी कोई रोक-टोक नहीं है कि आप दोबारा अपना सवाल नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी स चीज़ समझ नहीं आए आप डॉक्टर आफिया से पूछ सकते हैं। साथ-साथ उन्होंने आपने उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो भी बता दिया। आप पीछे जाकर उनका नंबर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हेरा माजिद का सवाल ऐड कर दूं कि मुझे माइग्रेन का इशू है और सर में बहुत दर्द रहती है और इनका बीपी भी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, अब हमारी ना जो जितने भी हमारी पब्लिक है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम ये है कि वो आपको सिम्टम नहीं बताते। सिम्टम का मतलब है अलामत नहीं बताते, वो आपको उसका एक साइंटिफिक वर्ड बता देते हैं। देखें हम्म, मिग्रेन कैसे होती है, मिग्रेन के क्या पैटर्न्स हैं, ये हम्म, सिर्फ और सिर्फ एक सर दर्द का नाम नहीं है। अगर आप देखें तो सर दर्द की ही अपने अंदर 4 से 5 टाइप्स हैं। टेंशन हेडेक्स हैं, क्लस्टर हेडेक्स हैं, हम्म, ये माइग्रेन के हैं, हाफ हेडेक्स हैं, टेम्पोरल हेडेक्स हैं। तो ये सब जो है डिफरेंट डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो इसकी एक कॉज जो है वो, अगर आप मेंटल इलनेसेस में देखें तो वो एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी जो है वो इस तरीके से, जब इंसान के अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, बेचैनी घबराहट होती है, स्ट्रेस आती है, एक्सेसिव वरी आती है, तो आपकी बॉडी भी उसको इसी तरह रिस्पॉन्स करती है कि आपका बीपी हाई कर देती है। तो अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब है, और साथ आपने का हेडेक भी है, तो अब वो जो हेडेक है इसको देखना जरूरी है कि ये वाकई में माइग्रेन हेडेक है या फिर ये टेंशन हेडेक हो रहा है। तो उसके लिए भी आप डिटेल में देखें, या साइकियाट्रिस्ट से मिल लें कि ये क्या है, और उसके साथ मुझे यकीन है कि और भी सिम्टम्स होंगे, जैसे आपने कहा बीपी हाई होता है, सर में दर्द होता है, जरूर आपको गुस्सा भी आता होगा, आपको नींद के इश्यूज भी होंगे। तो इन सब चीजों को इवैल्यूएट करें, देखें, और इस चीज का यकीन रखें कि साइकियाट्रिस्ट के पास जो है जाना वो बिल्कुल भी स्टिग्मा नहीं है। वो आपको गाइड करेंगे, और जरूरी नहीं है कि वो हर चीज का इलाज आपकी दवाई से ही करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ ही फिर मैं आफाक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। कह रहे हैं मैम आई एम टेकिंग स्लीपिंग पिल्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, बहुत बेचैनी होती है सोने में और नींद में बहुत लेट से आती है। क्या आप कोई सजेशन दे सकती हैं प्लीज? ओके अफाक साहब, मैंने जब नींद का मैं डिटेल से बता रही थी उस टाइम ही मैंने ये कहा था कि जो नींद की दवाइयां हैं ये लग जाती हैं, ये एडिक्टिव पोटेंशियल की होती हैं। पहले बिल्कुल। शुरू में ऐसा ही होता है कि आपको आधी गोली से या एक गोली से नींद आ जाती है, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते इनकी अमाउंट इतनी हो सकती है कि आपकी सोच से ज्यादा। तो मेरे साथ बहुत साथ कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि इवन 30 30 40 40 गोलियां भी लेते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। अगर आप बिल्कुल। इस चीज से भी गुजर रहे हैं तो इसको शुरू में ही ट्रीट कर लें, इसको देख लें, क्योंकि हमारे पास नींद ना आने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। कुछ तो आप सही, जिस तरह मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयां हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके अंदर एड ऑन नींद होती है, लेकिन वो एडिक्टिव पोटेंशियल की नहीं होती, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी सर्टिफाइड या स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर आफिया, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपका नंबर वगैरह चाहे, तो मैं चाहूंगी मैं बाद में इस लाइव सेशन खत्म होने के बाद इनकी जो डिटेल्स हैं वो भी कमेंट में पिन कर दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी एक दफा आप अपनी फिर डिटेल बता दें क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ साइक इंटेलेक्ट में, 13B एबक ब्लॉक,
न्यू गार्डन टाउन में। इसके जो कुछ नंबर है मैं आपको बता देती हूँ, 0332 844 0242। अगर इस पे कांटेक्ट ना हो पाए तो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आप एट वंस अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ। अगर आप लाहौर से बाहर से हैं या आप नहीं आ सकते तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए। वो नंबर है 0310 145 4900। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शकील का सवाल पहले ऐड कर लूँ कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर विल पावर टू मैनेज नेगेटिव इमोशन। ओके, अच्छा, शकील साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। नेगेटिव इमोशंस, पहले तो आपको डिफाइन ये करना है कि आप नेगेटिव इमोशंस में हैं। हर चीज को एक हद तक सोचना इज गुड, पहले तो हमें ये देखना है। अब उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में अपने आप के साथ इंसाफ करना है कि आपने हर चीज को, जब भी आप कोई काम करने लगे हैं, आपने देखना है कि इसका पॉजिटिव क्या है इस काम को करने का और इसका नेगेटिव क्या है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। इसको मैं इस तरह से लेके चलूंगी नेगेटिव इमोशंस को या नेगेटिव थॉट्स में, मैं इसको नेगेटिव थॉट्स लेके चलूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि नेगेटिव थॉट्स का हल क्या है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम आजकल की कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोरोना के बारे में, लॉकडाउन हुआ, बीच में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए कि हम घर में बंद थे और हम बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट के अंदर चले गए। अब उसका हमने कहा कि जी एक तो स्टेटमेंट ये है कि मैं घर के अंदर बंद हो गया हूँ, ये एक मेरे लिए कैद खाना बन गया। और मैं, अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं कैसे बचूंगा और मेरे साथ मतलब क्या होगा ना। ये सारी एक नेगेटिव इम्पैक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब आपके लिए छोटी सी टिप क्या है कि आपने ये एक पेपर पे लिखनी और उसके बाद आपने ये सोचना है, अपने ब्रेन को पैगाम देना है कि अच्छा इसका पॉजिटिव क्या होगा। मतलब अगर इसी स्टेटमेंट को मैंने पॉजिटिव में लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। अब उसमें क्या होगा कि आप ये सोचेंगे कि जी अच्छा, पहले तो मैंने कहा ये मेरे लिए कैद बन गया, तो फिर आप ये इसका पॉजिटिव क्या बनाएंगे, भाई मैं आराम से घर पे बैठा हुआ हूँ ना, मुझे इतनी गर्मी में धूप में निकलना पड़ रहा है। इस वक्त बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर है और हमेशा इन गर्मियों में मैं बाइक पर जाया करता था और आज देखो मैं कितने आराम से घर में कूलर या एसी में बैठा हुआ हूँ। तो क्या मतलब ये बिल्कुल। जिंदगी का आराम है? आराम नहीं है। ये तो एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। फिर बात आ गई कि अच्छा मुझे कोरोना हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको कोरोना हो जाएगा तो क्या इसकी जो एहतियाती तदाबीर है क्या मैं वो नहीं कर रहा? आप अपने आप को कैसे इसकी में पॉजिटिव बनाएंगे, स्टेटमेंट देंगे? आपने, जब आप बाहर निकले, क्या आपने ग्लव्स नहीं पहने? क्या आपने मास्क नहीं लगाया? क्या आपने घर आके हाथ नहीं धोए? क्या आपने सैनिटाइजर यूज नहीं किया? ये तमाम वो सब चीजें जो आपने की और जब आपने लिखी तो जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो आपके पेपर में आपके नेगेटिव पॉइंट से कहीं आगे निकल गए। अब उसके बाद आपने जब इसका कॉस्ट एंड बेनिफिट किया तो आपने एनालिसिस किया और आपने देखा कि मेरी इसमें पॉजिटिविटी कितनी है, तो आपके थॉट को या आपके ब्रेन को खुद ही से मैसेज मिल गया कि भाई मैं गलत सोच रहा हूँ। एक तो ये हो गया। ये आपका जो थॉट्स का सेशन मैं बता रही हूँ कि उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। और और भी साथ साथ अगला क्वेश्चन ऐड कर दूं, मैं आपको बता दूं मैं इस सेशन को 5 से 6 मिनट फर्दर लेके जाऊंगी क्योंकि उसके बाद अजाने मगरिब का वक्त हो जाएगा, तो जाहिर बात इसका वक्फा हमें चाहिए ही होगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं मैं ऐड करती जाऊंगी। उसके साथ ही साथ डॉक्टर आफिया को मुझे लगता है मुझे लाजमी दोबारा लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल ऐसे हैं जो आंसर नहीं हो पाएंगे क्योंकि जाहिर बात है अजान मगरिब के वक्त मैं सेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकती हूँ। तो जितने लोग के सवाल हल हो जाएंगे उनको मैं बता दूं कि मैं उनके सवाल ऐड कर दूंगी और जिनके रह जाएंगे आप प्लीज दिल बर्दाश्त ना हुएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन जो ऐड करना चाहती हूँ वो मारूफ का है, वो कह रही कि एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, मैंने इसको ऑलरेडी अभी आंसर किया था जिसमें मैंने बिल्कुल। बताया था कि आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स में क्या होगा कि आपको फौरन से, पहली बात तो ये कि आपको फौरन से रिएक्ट नहीं करना। जब भी आप फौरन रिएक्ट करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं पीछे होगा और अनकॉन्शियस में जो रिएक्शंस आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लीथल हो सकते हैं वो सामने रहेंगे। आपने अपना जो रिएक्शन है उसको 2 से 3 मिनट डिले करना है। आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो लीड ले लेगा और आप एक बेहतर तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकेंगे। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, आप उस जगह को छोड़ दें, उस एनवायरनमेंट को छोड़ दें, आप किसी चीज का विर्द कर लें, आप पानी पी लें, आप कोई और ऐसा काम करना शुरू कर दें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंजॉयबल हो। तो इन इन सब चीजों से आप एंगर रोक सकते हैं। और अगर आप फिर भी ना रोक सकें देन डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट करें और उनको बताएं सो दैट इसके पीछे क्या वजूहात है वो उनको सॉल्व कर सकें। बिल्कुल।
तो जितने भी लोग मुझे नींद से रिलेटेड सवाल ऐड करें, मैं उनको बता दूं कि नींद से जो रिलेटेड सारी टिप्स हैं वो हमने पीछे जो सेशन में सबसे जो शुरू किया था वो नींद से ही किया था। तो आपके जो नींद से रिलेटेड इशू आप इसको रिवाइंड करके सुन लें, आपको सारे डिटेल्ड इशू मिल जाएंगे आपने कैसे रिजॉल्व करने हैं। तो मैं चाह रही हूँ मैक्सिमम लोग के मैक्सिमम जो डिफरेंट तरह के सवाल है मैं बांट कर दूं। उजैर कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। तो उजैर हमें बड़ा अच्छा लगा आपने हमें कश्मीर से आप हमारा सेशन देख रहे हैं। प्लीज टेल मी हाउ टू ओवरकम एब्सेंट माइंडनेस। ओके। अच्छा, अब इसको एब्सेंट माइंडेडनेस को मैं लूंगी आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर। तो ठीक लैक है। ऑफ कंसंट्रेशन जब भी होता है तो आप एब्सेंट माइंडेड फील करते हैं। तो ये आपकी जो कंसंट्रेशन ना बनना, दिस इज अ वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, आप एक चीज के ऊपर ज्यादा देर फोकस नहीं कर सकते, आपका फोकस लूज हो जाता है। फिर उसके अलावा ये होता है कि आप एक ही थॉट को ज्यादा देर तक सोच नहीं रहे होते, आपको दूसरी थॉट्स का गलबा आ जाता है, और आप अपने जहन के अंदर प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पा रहे होते कि आपने कॉन्सेंट्रेट किधर करना है। तो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स जिसको ट्रीट होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अंडरलाइन डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपको बीच में गुस्से का प्रॉब्लम भी है, सैडनेस का प्रॉब्लम भी है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई होपलेस थॉट्स भी हैं, तो जरूर डिटेल्ड असेसमेंट करवाएं। खाली ये कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम जो है, इट कैन नॉट कम ओनली विद विद अ सिंगल थिंग। ठीक है, तो यहीं पे मैं नोमान का क्वेश्चन ऐड कर दूं। कह रहे हैं कि मुझे चक्कर आते हैं और खुद ब खुद रोना आता है और नींद भी नहीं आती है, दिमाग में बोझ होता रहता है और पूरा जिस्म सुस्त हो जाता है। ओके। ये मैं बताऊंगी आपको, जैसे अगर जब मैं सेशन ये जब मैंने प्लान किया था, तो मैंने इसमें हर सेगमेंट और हर डिजीज से रिलेटेड उसके अलामात और उनका ट्रीटमेंट जो है मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी। लेकिन चूंकि हम लाइव क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो ये बीच में से चीजें पिकअप हो रही हैं। चक्कर आना, और खुद ब खुद रोना आ जाना, मायूसी का होना, हम्म, नींद का ना आना, दिमाग पे हर वक्त बर्डन रहना, और लेजीनेस का होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपके डिप्रेशन के हैं। अब इनको ट्रीट होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स अगर ये जो सिम्टम्स हैं ये माइल्ड टाइप के हों, तो हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के साथ और साइकोथेरेपी के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो और ये ज्यादा सवेयर हो, और कई दफा कई लोगों में इनके साथ सुसाइड भी आता है, अगर वो सुसाइडल बिल्कुल। आइडिएशन भी हो और डेथ विश हो, वो चीजें भी हो, तो दैट इज अलार्मिंग। तो अगर ऐसी कोई चीजें हो तो फौरन से पहले साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें। अब उसके अंदर जो ट्रीटमेंट हम कंबाइन करते हैं काउंसलिंग के साथ, दैट इज द मेडिकेशन। कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि इस चीज को आपके ब्रेन के लेवल पर जाके, कुछ ऐसे मादे हैं जैसे सेरोटोनिन है, उसको बढ़ा के इन चीजों को एड्रेस करती हैं। तो दिस इज बिल्कुल ऑल ट्रीटेबल। आप किसी भी मतलब आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें और उनसे इन चीजों का जो है वो इलाज कंफर्म करें। जी। यहाँ पर मैं लास्ट क्वेश्चन ऐड करी हूँ क्योंकि उसके बाद जाने मगरिब का वक्त हो जाएगा, तो मैं इसको और कंटिन्यू नहीं रख सकूंगी। तो जितने भी लोगों के सवाल इसके बाद ऐड नहीं हो सकेंगे, प्लीज मैं आपसे पहले ही माजरत करी हूँ। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर आफिया को नए सेशन में लेके आऊंगी। आप इल्मी सिटी के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको पता लगता रहे डॉक्टर आफिया को हम नेक्स्ट किस सेशन में लेकर आ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में मेहरान अली ऐड करना चाहूंगी। कहते हैं मैम माई ऑल बॉडी इज स्टैमरिंग स्पेशली माई फीट एंड हैंड। मेरे ख्याल से वो शिवरिंग लिखना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने स्टैमरिंग लिख दिया है। हाँ हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। जी जनाब मेहरान साहब, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी टिपिकल सिम्टम्स। ये टिपिकल सिम्टम है एंजाइटी का, जिसके अंदर आपके हाथ और पैर जो है वो कांपते हैं, और जिससे बिल्कुल। बॉडी पूरी आपको महसूस होती है कि कांप रही है। ठंडे पसीने आ सकते हैं, बेचैनी घबराहट रहती है, मुंह खुश्क रहता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये सब वो चीजें हैं जो कि आपको एंजाइटी की तरफ लेकर जाती हैं। तो मजीद ये एक ही सिम्टम आपने मुझे बताया, तो अगर मुझे मजीद चीजें पता होंगी तो देन आई कैन गाइड यू बेटर। जी। तो डॉक्टर आफिया मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारी ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहती है कि सेशन खत्म हो, उनके बेतहाशा सवाल आ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है अजान का एहतराम करना है, लोगों ने नमाज भी पढ़नी है, तो जाहिर बात है हमें यह वक्फा बिल्कुल। लाजम है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को बता दूं कि डॉक्टर आफिया ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें 2 बार मेंशन किया। आप इसको रिवाइंड करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो भी सवाल है इंशाल्लाह हम अगले सेशन में जरूर कवर करेंगे। आप इल्मी सिटी को विजिट करते रहें ताकि आपको पता लग जाए डॉक्टर आफिया नेक्स्ट जब हमें ज्वाइन करेंगे। तो डॉक्टर आफिया आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप अपने कीमती आ, वक्त में से वक्त निकाला जी। और मेरी ऑडियंस को इतने अच्छे तरीके से केटर किया। हाँ, बहुत शुक्रिया इकरा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जब चाहें आप लोग मेरे साथ लाइव भी कर सकते हैं। मैं इन सब लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक छोटा सा मैसेज है, वो जरूर आप सब लोग अपने जहन बिल्कुल। में रखिए। पहली बात ये, साइकियाट्रिस्ट को मिलना बिल्कुल भी स्टिग्मा नहीं है।
जरूरी नहीं है कि जो लोग ये जहनी अमराज में मुब्तला है वो पागल हैं। ये बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि जहनी अमराज की हैं। सिर्फ और सिर्फ दो चार चीजों को हाईलाइट करके इसको जो है वो पागलपन के हद तक ले गए हैं लोग या कहते हैं। तो आपको ही, आप लोग ही हैं जो इसको इस स्टिग्मा से बाहर निकालेंगे। अपने आप को आइडेंटिफाई करें। अपने जो आपके अनसीन वुंड्स हैं, वो वुंड्स जो नजर नहीं आते, दे आर मोर पेनफुल, उनको एड्रेस करें, उनको उनका ट्रीटमेंट करवाएं और अपने आप को तकलीफ से बचाएं। एक ये मेरा मैसेज है, प्लीज इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा गौर करें। मेंटल बिल्कुल। इलनेसेस दे डू मैटर, और मेंटल हेल्थ होगी तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा और तभी आपकी बॉडी भी बेहतर होगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज ऐड किया। तो मैं यहीं पर इस सेशन को एंड करती हूँ कि अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जा रहा है। तो डॉक्टर आफिया, आपका एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। बहुत तो शुक्रिया। मेरे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि आपने लाज़मी सेशन से बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व हो सके। तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल। दोबारा लाइव सेशन में डॉक्टर आफिया से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। तो आज के लिए अपनी मेज़बान और इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए इल्मी सिटी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए सेशन में। खुदा हाफ़िज़। खुदा ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।